लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 9वें भाग के 13वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कल शाम को बाबा जी जमानिया गए थे और आज शाम होने के 2 घंटे पहले ही लौट आए। दूर ही से अपने बंगले की हालत देख सिर हिलाकर बोले। मैं उसी समय समझ गया था जब माया रानी ने कहा था कि कैदियों को मैगजीन के बगल वाले तहखाने में कैद करना चाहिए। बाबा जी का बंगला जो बहुत ही खूबसूरत और शौकीनों के रहने के लायक था, बिल्कुल बर्बाद हो गया था। बल्कि यूं कहना चाहिए कि उसकी एक एक ईंट अलग हो गई थी। बाबा जी धीरे धीरे उसके पास पहुंचे और कुछ देर तक गौर से देखने के बाद ये कहते हुए घूम पड़े कि जो हो, मगर अजायब घर किसी तरह बर्बाद नहीं हो सकता। बाबा जी के बंगले के बर्बाद होने का सबब पाठक समझ ही गए होंगे, क्योंकि ऊपर के बयान में माया रानी और नागर की बातचीत से वो भेद साफ साफ खुल चुका है। अब बाबा जी इस विचार में पड़े कि माया रानी को ढूंढकर उससे दो दो बातें करनी चाहिए। ऐसा करने में बाबा जी को विशेष तकलीफ नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि थोड़ी ही दूर पर उन्हें उन लौंडियों में से एक लौंडी मिली जो उस समय माया रानी के साथ थी। जब बाबा जी कैदियों को तहखाने में बंद करके दीवान से मिलने के लिए जमानिया की तरफ रवाना हुए थे, बाबा जी ने उस लौंडी से केवल इतना ही पूछा, माया रानी कहाँ है? लौंडी, जब आप जमानिया की तरफ चले गए तो माया रानी हम लोगों को साथ लेकर दिल बहलाने के लिए इस जंगल में टहलने लगी और धीरे धीरे यहां से कुछ दूर चली गई। ईश्वर ने बड़ी कृपा की कि रानी साहिबा के दिल में ये बात पैदा हुई, नहीं तो हम लोग भी टुकड़े टुकड़े होकर उड़ गए होते। क्योंकि थोड़ी ही देर बाद भयानक आवाज सुनने में आई, और जब हम लोग इस बंगले के पास आए तो मिट्टी और गर्द के सबब अंधकार हो रहा था। हम लोग डरकर पीछे की तरफ हट गए और अंत में इस बंगले की ऐसी अवस्था देखने में आई जो आप देख रहे हैं। लाचार माया रानी ने यहां ठहरना उचित न समझा और नागर के साथ काशी जी की तरफ रवाना हो गई। बाबा, और तुझे इसलिए छोड़ गई कि जब मैं आऊं तो बातें बनाकर मेरी क्रोध को बढ़ावे। लौंडी, जी? बाबा, जी क्या? बेशक यही बात है। खैर, अब तू भी यहां से वहीं चली जा और कमबख्त माया रानी से जाकर कह दे कि जो कुछ तूने किया बहुत अच्छा किया, मगर इस बात को खूब याद रखना कि नेकी का नतीजा नेक है और बद को कभी सुख की नींद सोना नसीब नहीं होता। अच्छा ठहर, मैं एक चिट्ठी लिख देता हूं, सो लेती जा और जहां तक जल्द हो सके मिलकर माया रानी के हाथ दे दे। इतना कहकर बाबा जी बैठ गए और अपने बटुए से सामान निकालकर चिट्ठी लिखने लगे। जब चिट्ठी लिख चुके तो उस लौंडी के हाथ में दे दी और आप उत्तर तरफ रवाना हो गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये लौंडी बाबा जी की चिट्ठी लिए हुए काशी जी जाएगी और माया रानी से मिलकर चिट्ठी उसके हाथ में देगी। मगर हम आपको अपने साथ लिए हुए पहले ही काशी जी पहुंचते हैं और देखते हैं कि माया रानी किस धुन में कहाँ बैठी है या क्या कर रही है। रात पहर से ज्यादा जा चुकी है। काशी में मनोरमा वाले मकान के अंदर एक सजे हुए कमरे में माया रानी नागर के साथ बैठी हुई कुछ बात कर रही है। इस समय कमरे में सिवाय नागर और माया रानी के और कोई नहीं है। कमरे में यद्यपि बहुत से बेशकीमती शीशे करीने के साथ लगे हुए हैं, मगर रोशनी दो दीवार गिरों में और एक सब्ज कमल वाले शमादान में, जो माया रानी के सामने गद्दी के नीचे रखा हुआ है, हो रही है। माया रानी सब्ज मखमल की गद्दी पर गांव तकिए के सहारे बैठी है। इस समय उसका खूबसूरत चेहरा, जो आज से 3-4 दिन पहले उदासी और बदहवासी के कारण बेरौनक हो रहा था, खुशी और फतेहमंदी की निशानियों के साथ दमक रहा है और वो किसी सवाल का इच्छानुसार जवाब पाने की आशा में मुस्कुराती हुई नागर की तरफ देख रही है। नागर, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि एक भारी बला आपके सिर से टली है, परंतु ये ना समझना चाहिए कि अब आपको किसी आफत का सामना न करना पड़ेगा। माया रानी, इस बात को मैं जानती हूं कि जमानिया की गद्दी पर बैठने के लिए अब भी बहुत कुछ उद्योग करना पड़ेगा, मगर मैं ये कह रही हूं कि सबसे भारी बला जो थी वो टल गई। कमबख्त कमलनी ने भी बड़ा ही ऊधम मचा रखा था। अगर वो वीरेंद्र सिंह की पक्षपाती न होती तो मैं कभी का दोनों कुमारों को मौत की नींद सुला चुकी होती। नागर, बेशक बेशक। माया रानी, और भूतनाथ का मारा जाना भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसे इस मकान का बहुत कुछ भेद मालूम हो चुका था और इस सबब से इस मकान के रहने वाले भी बेफिक्र नहीं रह सकते थे। मगर देखो तो सही, हरामजादे दीवान को क्या हो गया जो मुझसे एकदम ही फिर गया, बल्कि मुझको गिरफ्तार करने का उद्योग भी करने लगा। नागर,
जरूरी ये बात भी उन्हीं नकाबपोशों की बदौलत हुई है। माया रानी: ठीक है, पहले तो मैं बेशक ताज्जुब में थी कि नामालूम वे दोनों नकाबपोश कौन थे और कहाँ से आए थे, और आज दीवान तथा सिपाहियों के बिगड़ने का सबब केवल यही ध्यान में आता है कि धनपत का भेद खुल जाने से उन लोगों ने मुझे बदकार समझ लिया। मगर अब मुझे निश्चय हो गया कि उन दोनों नकाबपोशों में से एक तो गोपाल सिंह था। नागर: मेरा भी यही निश्चय है, बल्कि मैं अभी यही बात अपने मुंह से निकालने वाली थी। उसके सिवा और कोई ऐसा नहीं हो सकता कि केवल सूरत दिखाकर लोगों को अपने वश में कर ले। सिपाहियों और दीवान को जरूर इस बात का निश्चय हो गया कि गोपाल सिंह को तुमने कैद कर रखा था। खैर, जो होना था सो हो गया। अब तो राजा गोपाल सिंह का नाम निशान ही न रहा, जो फिर जाकर अपना मुंह उन लोगों को दिखावेंगे। अब थोड़े ही दिनों में उन लोगों को निश्चय करा दिया जाएगा कि वो राजा बीरेंद्र सिंह का कोई अय्यार था। माया रानी: तुम्हारा कहना बहुत ठीक है, और मेरे नजदीक अब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बेईमान दीवान को गिरफ्तार कर लूं या मार डालूं। मगर एक बात का खुटका जरूर है। नागर: वो क्या? माया रानी: केवल इतना ही कि दीवान को मारने या गिरफ्तार करने के साथ ही साथ राजा बीरेंद्र सिंह की उस फौज का भी मुकाबला करना पड़ेगा जो सरहद पार आ चुकी है। नागर: इसमें तो कुछ भी संदेह नहीं है, और इस बात का भी विश्वास नहीं हो सकता कि तुम्हारी फौज तुम्हारा पक्ष लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। फौजी सिपाहियों के दिल से गोपाल सिंह का ध्यान दूर होना दो एक दिन का काम नहीं है। माया रानी कुछ सोचकर: तो क्या मैं अकेली राजा बीरेंद्र सिंह की फौज को नहीं हटा सकती? नागर: सो तो तुम ही जानो। माया रानी: बेशक मैं ऐसा बड़ा काम कर सकती हूं, मगर अफसोस, मेरा प्यारा धनपत। धनपत का नाम लेते ही माया रानी की आंखें डबडबा आई। नागर ने अपने आंचल से उसकी आंखें पोंछी और बहुत कुछ धीरज दिया। इसी समय दरवाजे के बाहर से चुटकी बजाने की आवाज आई, जिसे सुनकर नागर समझ गई कि कोई लौंडी यहां आना चाहती है। नागर ने पुकार कर कहा, कौन है, चले आओ। वही लौंडी भीतर आती हुई दिखाई पड़ी जो बर्बाद हुए बंगले के पास बाबा जी से मिली थी, और जिसके हाथ बाबा जी ने माया रानी के पास चिट्ठी भेजी थी। उसको देखते ही माया रानी चैतन्य हो बैठी और बोली, कहो, दरोगा से मुलाकात हुई थी? लौंडी: जी हां। माया रानी मुस्कुराकर: वो तो बहुत ही बिगड़ा होगा। लौंडी: हाँ, बहुत झुंझलाए और उछले कूदे, आपकी शान में कड़ी कड़ी बातें कहने लगे, मगर मैं चुपचाप खड़ी सुनती रही। अंत में बोले, अच्छा, मैं एक चिट्ठी लिख कर देता हूं, इसे ले जाकर अपनी माया रानी को दे देना। माया रानी: तो क्या उसने चिट्ठी लिख कर दी है? लौंडी: जी हां, ये मौजूद है, लीजिए। लौंडी ने चिट्ठी माया रानी के हाथ में दे दी, और माया रानी ने ये कहकर चिट्ठी ले ली कि देखना चाहिए इसमें दरोगा साहब क्या रंग लाए हैं। इसके बाद वो चिट्ठी नागर के हाथ में देकर बोली, लो, इसे तुम ही पढ़ो। नागर चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उस समय माया रानी की निगाह नागर के चेहरे पर थी। आधी चिट्ठी पढ़ने के बाद नागर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और डर के मारे उसका हाथ कांपने लगा। माया रानी ने घबरा कर पूछा, क्यों, क्या हाल है? कुछ कहो तो। इसके जवाब में नागर ने लंबी सांस लेकर चिट्ठी माया रानी के सामने रख दी और बोली, ओह, मेरी सामर्थ्य नहीं कि इस चिट्ठी को आखिर तक पढ़ सकूं। हाय, निस्संदेह बीरेंद्र सिंह के अय्यारों का मुकाबला करना पूरा पूरा पागलपन है। माया रानी ने घबरा कर चिट्ठी उठा ली और स्वयं पढ़ने लगी, पर वो भी उस चिट्ठी को आधे से ज्यादा न पढ़ सकी। पसीना छूटने लगा, शरीर कांपने लगा, दिमाग में चक्कर आने लगे, यहां तक कि अपने को किसी तरह संभाल न सकी और बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ी। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 9वें भाग का 13वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी के साथ चंद्रकांता संतति का 9वां भाग समाप्त होता है।